नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक, जहां आज सबसे पहले आपको दस्तक देनी है उस भ्रष्टाचार की सड़क बनाने वालों के विरुद्ध जिनकी बोल किसी आम आदमी ने नहीं बल्कि एक नारियल ने खोल कर रख दी है। ऐसी पोल खोली कि ईमानदारी की सड़क आप ढूंढते रह जाएंगे। एक तरफ बात होती है कि सड़क ऐसी हम बनाएंगे कि 7 पुश्तें उस पर चलेंगी, लेकिन सड़क नहीं टूटेगी। सच्चाई में होता है बिल्कुल गोलमाल। उत्तर प्रदेश में एक सड़क बननी थी 7.5 किलोमीटर, अब तक बनी थी 700 मीटर ही। और 700 मीटर बनी सड़क का ही शुभारंभ करने के नाम पर बीजेपी की विधायक पहुंच गई, हाथ में नारियल लिया, सड़क पर नारियल फोड़ा। लेकिन यह नारियल क्या, नारियल नहीं फूटा, सड़क फूट गई, गिट्टी उखड़ गई और भ्रष्टाचार, करप्शन बाहर आ गया। जगह बिजनौर, राज्य उत्तर प्रदेश। 1 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत, कुल जमा 7.5 किलोमीटर की सड़क का शुभारंभ करने के लिए चमचमाता बोर्ड लगा था। माननीय महिला विधायक का नाम दर्ज था। विधायक जी कुछ इसी तरह सड़क का शुभारंभ करने के लिए हाथ में नारियल लेकर भगवान का नाम ले रही थीं। भगवान का नाम लेकर जैसे ही नारियल को सड़क पर फोड़ा गया, हे भगवान, ये क्या हुआ? नारियल के चमत्कार से सड़क का भ्रष्टाचार गिट्टी तोड़कर बाहर निकल आया। नारियल नहीं फूटा, शुभारंभ के लिए तैयार सड़क फूट गई। बस यही वो तस्वीर है उद्घाटन वाली सड़क की, जहां विधायक के नारियल फोड़ने पर नारियल सिस्टम की बनाई सड़क से ज्यादा मजबूत निकला। आपने देखिए कितने हल्के से ये गई। बीजेपी की विधायक इसी के बाद बिजनौर की नारियल से भी कमजोर सड़क पर भ्रष्टाचारियों की पोल खोदने के लिए हाथ में फावड़ा लेकर खोदने लगी सड़क को। इसमें आप देखेंगे ये पूरी। अगर आपको रत्ती भर भी शंका हो इस बात पर कि बिजनौर में कैसे सरकारी सड़क नारियल फोड़ने भर से फूट गई, तो खुद विधायक जी को सुन लीजिए। जैसे आपने नारियल फोड़ा, नारियल तो फूटा नहीं लेकिन सड़क फूट गई, क्या कहना है इस बारे में? ये लगभग 7.5 किलोमीटर की सड़क है जो कि 700 मौके पे तैयार हो चुकी थी। तो विभाग के द्वारा हमें उसके शुभारंभ के लिए बुलाया गया था। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने जैसे ही सड़क के ऊपर नारियल को तोड़ा तो नारियल नहीं टूटा और सड़क उखड़ गई। नारियल के बदले जहां सड़क की शुभारंभ के मौके पर फूट जाए, वहां विधायक सुची मौसम चौधरी और उनके पति बीजेपी नेता ऐश्वर्य मौसम चौधरी दोनों खुद गुस्से से उखड़ गए। विधायक के पति भी फावड़ा चलाने लगे। अपनी ही सत्ता के अधीन सिस्टम के तहत बनी सड़क पर भ्रष्टाचार को खोदने लगे। करप्शन की गिट्टी तारकोल के घालमेल को उजागर करने लगे। आवाज आती है। कहीं भी आप पानी डालेंगे हल्के से भी ये देखेंगे, ये देखेंगे ना आप, ये है भैया हल्के से भी मारेंगे विधायक जी, कितना ही हल्के मार ले। अरे इसके बाद नारियल प्रूफ सड़क पर बिछे भ्रष्टाचार से आहत विधायक जी अपने बीजेपी नेता पति के साथ धरने पर बैठ गयी। 3 घंटे बताते हैं धरना चला, क्योंकि जहां नारियल मात्र फोड़ने भर से सड़क भ्रष्टाचार का तारकोल छोड़कर बिखर जाए, वहां जनता से आगे कैसे वोट मांगेंगे? तो पैर लगा के देखा गया, फिर सावले से उसे मार के देखा गया, तो बहुत हल्के हाथ से ही वो टूट गई। अच्छा, संभव है कि आपको लगे कि अरे ताजा सड़क बनी होगी, विधायक जी ने ताजी सड़क पर ही नारियल फोड़ दिया होगा। आपके मन की शंका को हम समझते हैं। दूर करने के लिए इसको बीजेपी के नेता का बयान सुनिएगा। 3 दिन हो चुके हैं 700 मीटर को बने हुए, तो इसमें बहुत ज्यादा सड़क पे जब इसका देखा, मतलब नारियल वो देख रहे थे टक मार के, तो एकदम सारी सड़क उखड़ रही है। दूसरा पानी के आगे आगे भाग रही है। नारियल हाथ में लिए ही विधायक जी बिजनौर में धरना देती रहीं। प्रशासन को फोन गया, फिर जाकर जांच टीम आई, सैंपल लिया गया, जांच की बात कही गई। कुल मिलाकर कहानी ये है कि 7.5 किलोमीटर की सड़क में 700 मीटर बनने पर ही शुभारंभ का नारियल फोड़ने वाली चुनावी कोशिश में चलो भ्रष्टाचार का तो पता चल गया, वरना तो फिर करप्शन के आरोपों वाली सड़क बन जाती, फीता कट जाता, गड्ढों में फिर आम आदमी का सिर ही फूटता, जहां अभी नारियल भी नहीं फूट पा रहा। संजीव शर्मा, बिजनौर, आज तक।
उत्तर प्रदेश के चुनाव में ओवैसी अपने आप को खुद को लैला कहते हैं, लेकिन मजनू इनका कौन है आप ढूंढते रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिन्ना का उल्लेख रोज हो रहा है, लेकिन पूछिए इसका असली फायदा कौन ले रहा है तो नेता ढूंढते रह जाएंगे। यहां तक कि प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश के वकील पाकिस्तान की हवा को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। ऐसा गोलमेल है कि जनता के असली मुद्दे भी आप और हम ढूंढते रह जाएंगे। लैला मजनू, मैं उसी से बात शुरू करता हूं। हकीकत क्या है कि यहां कई मजनू खड़े हो गए। अगर किसी को किसी से मोहब्बत है, यानी मैं लैला हूं, ये हर टीवी के इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी के मजनू बन चुके हैं और बार बार लैला को याद करते हैं। मुस्लिमों की स्थिति लैला की तरह हो गई है। माशाल्लाह से जब लैला जाती है तो पूरे मजनू आप तरह के पीछे आते हैं ना हमारे, इसीलिए तो प्रेजेंस है बोल के आते हैं ना आप। भारत की राजनीति में अगर कोई लैला है तो मैं हूं और मेरे कई मजनू हैं। अरबी मूल की एक कहानी है। लैला के प्रेम में कैस नाम का आदमी इतना दीवाना हो गया कि वो मजनू हो गया। और आज रिश्तों की इसी कहानी को उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर हम देखें तो लैला मजनू की कहानी छिड़ गई है। पिछले 9 महीने में करीब 12 बार असदुद्दीन ओवैसी जी ने अपने आप को लैला कहा है। पूछेंगे मजनू कौन है? बीजेपी या अखिलेश यादव या फिर ओवैसी खुद को लैला बताते हैं और खुद ही मुस्लिम वोट जुटाने वाले मजनू हैं। उत्तर प्रदेश में मतदाता 14 करोड़ से ज्यादा, यूपी में मुस्लिम वोटर करीब 3 करोड़ 80 लाख, मुस्लिम वोटर में पुरुष करीब 2 करोड़ और मुस्लिम मतदाताओं में महिलाएं करीब 1 करोड़ 80 लाख। क्या इन्हीं के दम पर यूपी के चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण की मोहब्बत वाली राजनीति का नाम लैला मजनू है? एक मजनू है समाजवादी पार्टी, जो क्या कहती है, अरे मेरा कारनामा तो देख, मैंने गोली चलवाई थी। दूसरी कांग्रेस पार्टी, वो क्या कहती है, अरे मैं तेरा आशिक पुराना वो तो देख। और अब एक ये आ गए कहते मेरा खानदानी घराना तो देख। तो समस्या तो ये है कि इन लोगों में आपस में कंपटीशन चल रहा है। बीजेपी जब मुस्लिम वोटों को अपने हिस्से अंजाम तक लाने के लिए लैला मजनू की जुमलेबाजी को विरोधियों का फसाना कहती है तो फायदा उसका भी है। यूपी की 143 सीट पर असर मुस्लिम वोटर रखते हैं। 70 सीट पर 20 से 30%, 73 सीट पर 30% से ज्यादा। 2012 में समाजवादी पार्टी की बहुमत से जब सरकार बनी थी तब 20 से 30% वाली 70 सीट पर सपा को 37 और बीएसपी को 13 सीट मिली थी। कांग्रेस राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से 8 सीट आई थी। 30% से ज्यादा मुसलमानों वाली 73 सीट पर 2012 में 35 पर सपा, 13 पर बीएसपी, 6 पर कांग्रेस आरएलडी गठबंधन जीता था। मुस्लिमों का ध्रुवीकरण एक तरफ होता है तो अब तक मुस्लिम वोट मजबूती से लेते आ रहे अखिलेश यादव को कामयाबी मुस्लिम बाहुल्य सीट पर मिल सकती है। लेकिन क्या ओवैसी उन सीटों पर मुस्लिम वोट का बंटवारा नहीं होने देंगे? क्या तमाम दलों से गठबंधन कर चुकी समाजवादी पार्टी ओवैसी के साथ आने वाले दिनों में आगे पीछे किसी तरह हाथ मिला लेगी? अखिलेश जी बात कर रहे हैं, क्या बार बार कहा जा रहा है कि राजभर जी के जरिए, क्योंकि आपने पहले उनके साथ अलायंस किया था। देखिए ना, राजभर जी के साथ आपको कोई पैगाम आया तो बता दीजिए। कोई लव लेटर नहीं आया, कोई पैगाम नहीं आया, कोई कुछ नहीं। मुझे बोले जा रहे हैं इस लैला का कोई मजनू बनने को तैयार नहीं है। मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है और उत्तर प्रदेश जनता फैसला करेगी। हम ये बता रहे हैं कि आप यादव जो है 9% हैं और 2 मरतबा मुख्यमंत्री बन गए। बार बार डरा रहे हैं सर, अब आप यादव के नाम पर डरा रहे हैं मुसलमानों को। डरा नहीं रहे हैं, हकीकत बयान कर रहे हैं। 19% को आप क्या करेंगे? हम क्या कोई बैंड बाजा की पार्टी है मुसलमान के हारमोनियम लेके वाह वाह करें और आपका तारीफ करें, थाली बजाए और घर में बैठ जाए? यूपी में फिर ओवैसी क्या सिर्फ एक धर्म के वोटर की लीडरशिप को मजबूत करने के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि जितना ओवैसी मजबूत उम्मीदवार किसी मुस्लिम सीट पर खड़ा करेंगे उतना ही उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा और ये चुनावी नतीजे बताते हैं।
सहारनपुर की मुस्लिम बाहुल्य देवबंद सीट हो, बिजनौर की नूरपुर सीट हो, मेरठ दक्षिण विधानसभा हो, बहराइच की नानपारा सीट हो, बलरामपुर में उतरौला विधानसभा हो, लगभग ऐसी हर मुस्लिम बाहुल्य वोटर वाली सीट पर 2017 के नतीजे बताते हैं कि समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस के मुस्लिम कैंडिडेट में वोट बढ़ जाने से कम वोट पाकर भी बीजेपी का उम्मीदवार जीत गया। इसीलिए यूपी में अखिलेश यादव ओवैसी को 100 से ज्यादा सीट पर उम्मीदवार उतारने में जुटने पर बीजेपी की बी टीम बताते हैं। अल्पसंख्यकों के वोटर पर केंद्रित राजनीति के कारण बीजेपी ओवैसी को समाजवादी पार्टी का एजेंट। मैं सुधांशु साहब से एक गुजारिश करूंगा कि आप अखिलेश यादव, राहुल गांधी एक जगह बैठ जाइए। अगर आप बोले तो इस होटल में रूम बुक करा देता हूँ, डिसाइड कर लीजिए कि मैं क्या हूँ। आप डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद आप तमाम मिलकर एक साइन करके बोलिए ये हम सर्टिफाई कर रहे हैं, ये सर्टिफिकेट मैं अपने घर पता में है उस कमरे में कौन सी कयामत आएगी, ये सब एक साथ बैठेंगे। नहीं हम कर देंगे ना, हमारे लिए बोल रहे हैं। गोलमाल सिर्फ लैला मजनू के नाम पर वोटों का नहीं चल रहा। यूपी की राजनीति के गोलमाल में वोट के सीधे रास्ते की टेढ़ी चाल जिन्ना के नाम पर भी चली जा रही है। जहां वोट के लिए जिन्ना के नाम की बॉल मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा में अखिलेश यादव ने सबसे पहले डाली, बाद में पश्चिमी हिस्से में बैटिंग बीजेपी ने शुरू की। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा हुआ तो वो पीछे नहीं हटे। आज आतंकी वारदात भारत के अंदर नहीं हो सकती, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में, पिछली सरकारों में इन आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लिया जाता था। जो ये दंगाई है, जिन्ना के अनुयायी हैं, ये करने की मिठास को क्या समझ पाएंगे। अब जिस चुनाव में वोटर का मुद्दा जिन्ना होना ही नहीं चाहिए, वहाँ जिन्ना और पाकिस्तान की गूंज चल रही है। हम तो विकास की बात करते हैं और आप मोहतरमे मजलिस मुहाफिजे इत्तिहादुल मुसलमीन आकर कहते हैं कि साहब सब बिरादरियों का नेता है तो मुस्लिमों का क्यों नहीं होना चाहिए। ये एग्जैक्टली वही है जो 100 साल पहले हुआ था। 1920 में जिन्ना ने यही कहा था कि भाई क्यों तिलक, गोखले, गांधी, नेहरू की कांग्रेस के साथ रहोगे, आप अपने साथ आ जाओ। वो आज कह रहे हैं क्यों मुलायम, मायावती, कांग्रेस, राहुल इनके साथ रहोगे, अपने साथ आ जाओ। तो ये तो आपस में कंपटीशन है, इसका हमसे कोई लेना देना। गोलमाल में पार्ट 3 है। यूपी के वकील की दलील, प्रदूषण की हवा पाकिस्तान से आ रही है। दिल्ली के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। तब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश वकील रंजीत कुमार ने दलील दे दी कि प्रदूषण वाली हवा यूपी की तरफ से दिल्ली नहीं जा रही, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। तब चीफ जस्टिस सीवी रमन्ना ने मजाक के लहजे में ही कहा कि तो आप पाकिस्तान के उद्योग बंद कराना चाहते हैं। अब क्या बोल सकते हैं, वो सरकार ये कह रही है कि पाकिस्तान से पोल्यूशन हो रहा है, तो सीजीआई ने ऑब्जर्व किया कि क्या मैं यहाँ बैठकर पाकिस्तान के इंडस्ट्रीज को बैन करूं। तो ये हम अकेले नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है कि पाकिस्तान से पोल्यूशन हो रहा है यूपी में, ये आपके यूपी सरकार ने कहा। तो हर चीज में जिन्ना नजर आता है, जिन्ना की जरूरत नहीं है। इस तरह जनता के हर मुद्दे को गोल करके चुनाव में गजब का गोलमाल चल रहा है, जहां रोटी पर लैला, कपड़े पर मजनू, मकान पर जिन्ना और रोजगार पर पाकिस्तान की चर्चा है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। ढूंढते रह जाओ में हमारी आज की तीसरी कहानी है किसानों की। कृषि मंत्रालय संसद में 2 बार यह बता चुका है कि 1 साल के आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों की मौत का आंकड़ा हमारे पास नहीं है। अब राहुल गांधी 500 से ज्यादा किसानों की एक लिस्ट लेकर आ जाए। बीजेपी सांसदों ने इस लिस्ट पर सवाल उठा दिए। कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुए किसान आंदोलन को 1 साल बीत गए। हमने 3 कृषि कानूनों को, प्रधानमंत्री खुद कानूनों को वापस लेने के साथ क्षमा मांग चुके हैं।
मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी। संसद में कृषि कानून की वापसी पर मुहर लग चुकी है, राष्ट्रपति दस्तखत कर चुके हैं, लेकिन मुद्दा किसानों का अब भी चर्चा में है। इस बार राहुल गांधी हाथ में एक लिस्ट लेकर आए। लिस्ट आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले उन किसानों की जिनकी मृत्यु पर मुआवजे के सवाल पर सरकार संसद में कह चुकी है कि मरने वाले किसानों का कोई आंकड़ा उनके पास नहीं है। सवाल ये था कि क्या नेशनल गवर्नमेंट किसानों को कॉम्पनसेशन, जो हमारे 700 किसान भाइयों की मृत्यु हुई, वो उनको कॉम्पनसेशन देने वाली है, हाँ या ना? और जवाब मिला था कि हिंदुस्तान की सरकार के पास किसानों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उनको ये नहीं मालूम कि ये कौन से किसान, 700 किसान हैं, इनके नाम क्या हैं, इनको कुछ नहीं मालूम। हमने थोड़ा काम किया। अब पंजाब की सरकार ने, है कहाँ है, पंजाब के सरकार के पास 403 नाम हैं। उनको हमने 5 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन दिया है और 150 कितने 152 लोगों को हमने नौकरी दी है और बाकी लोगों को भी हम नौकरी देने वाले हैं। तो पहली बात तो यह है कि 700 में से 500 तो यहां है, नाम, एड्रेस, फोन नंबर। हाँ, 403 ये है, 100 ये है। हाँ, तो ये तो लिस्ट है। सरकार यहां कह रही है कि हमारे पास लिस्ट नहीं है, तो ये हमने लिस्ट उनको पकड़ा दी कि लीजिए 500 नाम है। बाकी जो बचे हैं वो पब्लिक रिकॉर्ड से हमारे पास हैं, उसको वेरीफाई करके 700 लोगों को ये कॉम्पेंसेशन दे दें। मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र दोनों में पूछे गए सवाल के जवाब में कृषि मंत्रालय की तरफ से आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों का आंकड़ा न होने की बात कही गई। अब राहुल गांधी की तरफ से दिखाई जा रही लिस्ट पर बीजेपी इसे राज्यों का मुद्दा बताती है। देखिए, डाटा का जो स्रोत है वो प्रदेश की सरकारें होती हैं, वो वहां से भेजती हैं। अब कोई निश्चित डाटा नहीं है, तो ये तो एक आधिकारिक उत्तर है। और राहुल गांधी जी को इस प्रकार की बात करने के स्थान पर यदि वो वास्तव में गंभीर हैं तो बाद में निर्णय क्या हो अलग बात है, क्योंकि कृषि है तो प्रदेशों का ही विषय। लेकिन चलिए, जो भी है उसको डाटा को जरा ऑथेंटिकेट करवाएं, जरा उसको उपलब्ध कराएं। सरकार के पास रिकॉर्ड है और अगर वो चाहते हैं तो ये हमारी लिस्ट ले लें और ये 700 लोगों को कॉम्पेंसेशन दे दें। प्रदेश सरकार के पास डाटा है ना, केंद्र सरकार के पास वो डाटा नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि प्रदेश सरकारों का ही ये जिम्मेदारी है, केस वापस लेना हो या कंपनसेशन देना हो। पंजाब सरकार कर रही है, अच्छा है, और भी सरकारें करें। राहुल गांधी 3 लिस्ट की बात करते हैं। पहली लिस्ट में कहते हैं कि 403 मृतक किसानों का नाम है। दावा है कि पंजाब सरकार ने इन्हें 5-5 लाख का मुआवजा दिया है। दूसरी लिस्ट में पंजाब से अलग राज्यों के 100 से ज्यादा किसानों के नाम होने का दावा है। तीसरी लिस्ट में राहुल के मुताबिक उन किसानों के नाम दर्ज हैं जो सार्वजनिक सूचना में हैं और आसानी से वेरीफाई हो सकते हैं। अब राहुल गांधी के बताए नामों की लिस्ट पर ही बीजेपी सवाल उठाती है। बहुत ढोल पीटकर माननीय प्रियंका जी ने कोविड-19 की विषम परिस्थिति में यूपी सरकार को बसों के नंबर मुहैया कराए थे। अंततः पता चला कि वो बसों के नहीं, वो स्कूटर और किसी और गाड़ियों के नंबर थे। ठीक उसी प्रकार से कहीं ये भी ना हो, इसलिए उनके जो बोल होते हैं अधिकतर उसी तरह के होते हैं। तो पहले नंबर तो इसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए कि ये किसानों के ही नंबर है या ठीक उसी तरह से जैसे बसों के नंबर दिए गए थे, कहीं वही तो नहीं। जहां तक किसानों की मृत्यु का सवाल है, खेत में काम करने वाले, खेत में किसान जो काम कर रहे थे, अकेले उत्तर प्रदेश में 10,000 से अधिक किसान की मृत्यु हो चुकी। तो 1 साल के अंतर्गत इतने लोग आंदोलन में थे, यदि वो नेचुरल डेथ हुई है तो उसका इससे क्या मतलब? पंजाब वो राज्य है जहां 2 से ढाई महीने के बाद चुनाव है। इसीलिए क्या किसानों की मृत्यु और मुआवजे का मुद्दा राजनीतिक तौर पर ज्यादा उठाया जा रहा है? दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।
दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे होते हैं, बस कुछ ही पलों में हाजिर। आप देखते रहिए आज तक। स्वागत एक बार फिर से दस्तक में आपका, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया भर के 33 देशों में घुसपैठ कर चुका है। ओमिक्रॉन को अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट कोरोना का माना जा रहा है, लेकिन प्रश्न ये कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? उत्तर है अमीर देशों की स्वार्थ नीति। अमीर देशों की तंगदिली दुनिया को बार बार मुसीबत में डाल रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप जैसे अमीर देशों की वादा खिलाफी कैसे कोरोना की शक्ति में बढ़ोतरी कर रही है, इसे समझने के लिए हमने आपके लिए रिपोर्ट तैयार की है। आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए और अमीर देशों की खुदगर्जी के विरुद्ध most important thing you can do under all circumstances is get your booster when you're eligible. So we're doing all the over 40s now. I've just had mine. My date was due today. बूस्टर डोज लगवाने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। बूस्टर डोज की मदद से ब्रिटेन ओमिक्रॉन के खिलाफ एक इम्यूनिटी की दीवार बनाना चाहता है। ताकि कोरोना का ये नया वेरिएंट डेल्टा जैसा कहर न मचा सके। We're building ever higher the wall of protection. Whatever Omicron may or may not be able to do, it certainly will not negate the overall value of the boosters. So everybody should get your booster as soon as you're called forward. लेकिन सवाल यह है कि कोरोना से बचाव के लिए 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की अतिरिक्त डोज खरीदने वाला ब्रिटेन कैसे ओमिक्रॉन के लिए जिम्मेदार है? We're buying more Pfizer, more Moderna, another 114 million doses that we're buying, and everybody over 18 will be offered a booster by the end of January. सवाल यह है कि वायरस को दूसरा मौका नहीं देने की वकालत करते ब्रिटेन का ये कदम सवालों में क्यों है? क्यों ब्रिटेन के ही प्रधानमंत्री रहे गॉर्डन ब्राउन अपने देश को आईना दिखा रहे हैं? क्यों गॉर्डन ब्राउन ओमिक्रॉन के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे अमीर देशों को कसूरवार ठहरा रहे हैं? We've got to realize that our failure to vaccinate the rest of the world is not only causing deaths in Africa and Asia, Latin America and other parts of the world, but is going to come back to haunt us. It's something that we have got to do something about it immediately. गॉर्डन ब्राउन ऐसी बातें करने वाले अकेले नहीं हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दुनिया भर के एक्सपर्ट अमीर देशों को याद दिला रहे हैं कि बिना दुनिया के सारे देशों को वैक्सीन लगे कोरोना के नाम की मुसीबत से छुटकारा पाना संभव नहीं है। कोरोना महामारी के कारण वैक्सीन को लेकर दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई है। पहला हिस्सा ऐसे देशों का है जिनके पास अपनी आबादी से कई गुना अधिक डोज है, क्योंकि वो देश बहुत अमीर है। दूसरा हिस्सा ऐसे देशों का है जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने देश की पूरी आबादी के लिए डोज खरीद सके। ये देश बेहद गरीब है और उनके पास दूसरे देशों से वैक्सीन मांगने के अलावा कोई चारा नहीं है। ऐसे ही देशों की मदद करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर अमीर देश सिर्फ अपने ही देश के लोगों को वैक्सीन और बूस्टर डोज देते रहेंगे और इन गरीब देशों तक वैक्सीन नहीं पहुंची तो कोरोना कभी खत्म नहीं होगा। ये नौबत ना आए इसके लिए अमीर और गरीब देशों में वैक्सीन की इस असमानता को दूर करने के लिए WHO और गावी ने मिलकर कोवैक्स नाम से ग्लोबल वैक्सीन शेयरिंग सिस्टम बनाया था, जिसका मकसद अमीर गरीब देशों के बीच वैक्सीन के असमान वितरण को कम करना था। लेकिन ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री मानते हैं कि ये मिशन पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। Britain promised it would deliver 100 million vaccines. It's delivered to COVAX, which is the international agency, and therefore to African countries, only 11% of that. I'm afraid to say that Boris Johnson did not even turn up at the summit that President Biden called in September. ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री की शिकायत फिजूल नहीं है, क्योंकि 50 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज गरीब देशों को देने का वादा करने वाला अमेरिका अब तक सिर्फ 27 करोड़ 46 लाख वैक्सीन ही सप्लाई कर सका है,
जनवरी तक 40 साल से ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज लगवाने की मंशा रखने वाले ब्रिटेन ने 2 करोड़ 19 लाख वैक्सीन डोनेट करने की घोषणा की थी, लेकिन बड़े बड़े दावों के बावजूद वो अब तक 1 करोड़ 4 लाख वैक्सीन ही जरूरतमंद देशों तक पहुंचा सका है। 6 करोड़ 31 लाख वैक्सीन देने का ऐलान करने वाला फ्रांस भी 2 करोड़ 87 लाख टीके ही डोनेट कर पाया है। इस तरह जिस कोवैक्स ने नवंबर तक 140 करोड़ डोज सप्लाई करने का संकल्प लिया था, वो 58 करोड़ डोज ही मुहैया करवा पाया है। कोवैक्स ने खुद ये बात मानी है कि वो लक्ष्य से काफी दूर है। ये हाल तब है जब बूस्टर डोज देकर अपने वादे से पलटने वाले ब्रिटेन कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन की एक बड़ी खेप बेकार होने वाली है। That's not good enough. There are vaccines available in Britain that are not going to be used and that may turn out to be destroyed, that should be distributed as quickly as possible. तो एक तरफ दुनिया भर के गरीब देशों में कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन नहीं है, तो वहीं ब्रिटेन जैसे देशों में वो रखे रखे बर्बाद हो रही है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसकी वजह डेल्टा वेरिएंट का कहर है, जिसके बाद अमीर देशों की सरकारों ने अपना पूरा ध्यान पहले अपनी आबादी को वैक्सीनेट करने पर कर लिया। इसके लिए उन्होंने वैक्सीन का स्टॉक किया। अपनी अधिकतर आबादी को पूरी तरह वैक्सीनेट करने के बाद अमीर देशों ने वैक्सीन डोनेट करने के बजाय लोगों को बूस्टर डोज देना शुरू कर दिया, जबकि WHO साफ तौर पर कह रहा है कि बूस्टर से ओमिक्रॉन से सुरक्षित रहने का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। There is no evidence that I'm aware of that would suggest that boosting the entire population is going to necessarily provide any greater protection for otherwise healthy individuals against hospitalization or death. तो सुना आपने, WHO साफ बूस्टर डोज को ओमिक्रॉन से सुरक्षा नहीं मानता, बल्कि वो चाहता है कि उन लोगों तक जल्द से जल्द वैक्सीन पहुंचे जिसे इसकी सख्त जरूरत है। लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन जैसे अमीर देश इस सच से आंखें मूंद कर बैठे हैं और दुनिया भर में हर दिन पहले डोज से 6 गुना ज्यादा बूस्टर डोज दी जा रही है। कहने की जरूरत नहीं है कि बूस्टर डोज अमीर देशों में लग रही है। This variant is a cause for concern, not a cause for panic. We have the best vaccine in the world, the best medicines. इस तरह अमेरिका और ब्रिटेन नाम बड़े और दर्शन छोटे की कहावत पर फिट बैठ रहे हैं। अमेरिका अपनी 70% आबादी को वैक्सीन का कम से कम 1 डोज दे चुका है, वहीं 59% आबादी पूरी तरह वैक्सीनेट हो चुकी है। साथ ही अमेरिका की 12% आबादी ऐसी है जिनको वैक्सीन का बूस्टर डोज भी दिया जा चुका है। ब्रिटेन की 76% आबादी को पहली और 69% लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लग चुकी है। वहीं उसके 27% वयस्क बूस्टर डोज पा चुके हैं। गरीब देशों में ज्यादातर दक्षिण अफ्रीकी देश हैं। इन देशों में बूस्टर डोज तो दूर, लोगों को वैक्सीन का सिंगल डोज तक नहीं मिला है। अफ्रीका के 30 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिनकी 10% से भी कम आबादी पूरी तरह वैक्सीनेट हो पाई है। तो अधिकतर अमीर देश जहां लोगों को बूस्टर डोज दे रहे हैं, वहीं अफ्रीका की 120 करोड़ आबादी में से किसी को भी बूस्टर डोज नहीं लगी है। इस नाकामी के बावजूद ब्रिटेन जैसे देश अपनी पीठ ठोकने की हिमाकत कर रहे हैं। On vaccines around the world, that is something that I think the UK can be incredibly proud of, and we've done a huge amount to vaccinate the world. Don't forget that. अमेरिका और उसके सहयोगियों का ये रवैया धीरे धीरे उन्हीं पर भारी पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ उन्हें लेकर नाराजगी बढ़ेगी और दूसरी तरफ चीन इसका जमकर फायदा उठाएगा। खबर है कि चीन अफ्रीकी देशों की मदद करने के लिए आगे आ रहा है और उसने अफ्रीकी देशों को 100 करोड़ वैक्सीन डोनेट करने का मन बना लिया है। यानी जिस चीन ने कोरोना को छिपाकर दुनिया को मुसीबत में डाला, वही चीन अमेरिका, ब्रिटेन जैसे अमीर देशों की तंगदिली और खुदगर्जी के चलते वाहवाही बटोरेगा। आज तक ब्यूरो। मशहूर हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन का एक बहुत मशहूर डायलॉग है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। वो जितना ज्यादा शक्तिशाली होता है, उससे उतना ही ज्यादा जिम्मेदार बनना पड़ता है। लेकिन दुनिया भर के अमीर देश अपनी जिम्मेदारी निभाने से चूक रहे हैं। विशेषज्ञों को डर है कि अगर इन देशों का रवैया नहीं बदला तो कोरोना कभी भी खत्म नहीं होगा। राजस्थान के पाली में ओमिक्रॉन के डर ने वैक्सीन की झिझक को खत्म कर दिया है। लोग समझ गए हैं कि सिर्फ वैक्सीन ही उन्हें कोरोना के सबसे बड़े खतरे से बचा सकती है। ओमिक्रॉन से डर की सबसे बड़ी वजह इस वायरस में अब तक के सबसे ज्यादा 55 म्यूटेशन बताए जा रहे हैं और उसमें 32 म्यूटेशन इसके स्पाइक प्रोटीन में हुए, जिसने इसे अब तक का सबसे खतरनाक कोरोना वेरिएंट बना दिया है।
ओमिक्रॉन सिर्फ 10 दिनों के भीतर ही 30 से ज्यादा देशों में फैल चुका है, जिसमें भारत भी शामिल है। दुनिया में अब तक ओमिक्रॉन के 390 से ज्यादा केस आ चुके हैं। अगर अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 183 केस मिले हैं। वहीं बोत्सवाना में 19, घाना में 33 और नाइजीरिया में 3 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं ब्रिटेन में 32, नीदरलैंड में 16, पुर्तगाल में 13, जर्मनी में 10, फ्रांस में 8, स्वीडन में 4, इटली डेनमार्क में 4 और स्विट्जरलैंड में 3 ओमिक्रॉन संक्रमित मिल चुके हैं। अमेरिका में भी ओमिक्रॉन फैल गया है, वहाँ केस बढ़कर 8 हो गए हैं। वहीं कनाडा में 7 ओमिक्रॉन के मरीज मिल चुके हैं। अगर बात एशिया की करें तो दक्षिण कोरिया में 3, जापान और भारत में कोरोना के इस नए वेरिएंट के 2 शिकार पाए जा चुके हैं। डेल्टा वेरिएंट के बाद वैज्ञानिकों को लगा था कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न वाले नए वेरिएंट का आना मुश्किल होगा, लेकिन ओमिक्रॉन ने सबको हैरान कर दिया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसके आने से आशंका ज्यादा गहरी हो गई है कि कोविड-19 वायरस का विकास हमें आगे भी हैरान कर सकता है। इसीलिए पूरी दुनिया को वैक्सीन लगाना पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। ऐसा क्यों है, अब उसे ध्यान से समझिए। WHO कहता है कि जब तक दुनिया में सभी देशों के लोगों को कोरोना का टीका नहीं लग जाता, तब तक इस धरती पर रहने वाला हर एक व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। भले ही ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अमीर देशों की सरकारें वैक्सीन की 3-3 डोज अपने लोगों को लगा दें। अफ्रीका इस बात की मिसाल है, जहाँ के गरीब देशों तक वैक्सीन का कवर नहीं पहुँच सका। ऐसे में यहाँ वायरस घूमता रहा और म्यूटेट होकर पहले से ज्यादा शक्तिशाली होकर दुनिया में फैल गया। इसीलिए कहा जा रहा है कि जब तक सभी को बराबरी से वैक्सीन नहीं मिलेगी, तब तक वायरस के नए वेरिएंट आते रहेंगे और कोरोना का खतरा बना रहेगा। ही है पूरी दुनिया में 99% ऑफ केसेस तो डेल्टा से हो रही हैं, तो अभी हमें डेल्टा से ही बचने का टाइम है। पर आगे जाके ये ओमिक्रॉन है, आगे भी वेरिएंट्स आ सकते हैं। तो जितने जल्दी हम वैक्सीनेशन पूरी तरह करें और इसका जो है कंट्रोल करें, ताकि इसको एक मौका ना मिले बदलने का। जितना मौका मिलता है वायरस को, उतना ये वेरिएशन करता रहेगा। कोरोना का ये खतरा भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देशों के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत देश दूसरी लहर में देख चुका है। देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ वो अलग, ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए एयरपोर्ट पर बाहर से आने वाले लोगों की सख्ती से जांच की जा रही है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 केस मिल चुके हैं। वहीं दिल्ली के LNJP अस्पताल में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित 12 संदिग्ध मरीजों को भर्ती करवाया गया है। महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन से संदिग्ध संक्रमितों की संख्या 28 से ज्यादा हो चुकी है, जिसमें 10 अकेले मुंबई के हैं। राजस्थान के जयपुर में भी एक ही परिवार के 4 लोगों को ओमिक्रॉन का संदिग्ध मरीज माना गया है। इन सभी संदिग्ध ओमिक्रॉन संक्रमितों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब में भेजे गए हैं, जिसकी रिपोर्ट आने में अभी 5 से 7 दिन लग सकते हैं। लेकिन इन मामलों ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर भारत को अलर्ट कर दिया है। आज तक ब्यूरो। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक।